नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन से वीडियो में। और प्यारे साथी, आज हम सभी बात करने वाले हैं बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के कारण तथा परिणाम की हमें व्याख्या करनी है कि बाबर आखिर भारत में कितने युद्ध लड़ता है प्यारे साथी, जो प्रमुख हैं, और उनके परिणाम क्या होते हैं और उस युद्ध होने के कारण क्या है, इनको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे साथी, ये वीडियो आपका डेडिकेटेड है बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। लक्ष्य सीरीज हमने स्टार्ट की है, साथ ही आपके जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जो फाउंडेशन बैच चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे प्यारे साथी। और साइड में मैंने क्या कोशिश की है कि मैं इस पर भी कुछ वीडियोस बना दूं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं सारे कोर्स का तो नहीं बना सकता, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में बता सकता हूं। और आप सभी इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जब आप जानेंगे बाबर के युद्धों के बारे में तो परीक्षा में तो पूछा ही जाता है बाबर के युद्धों के बारे में। और प्यारे साथी, ये इतिहास जो है, आप कोई भी इतिहास पढ़ लीजिए, सबका इतिहास एक ही होता है। चाहे आप बीए की हिस्ट्री की बुक ले लीजिए, उसमें भी वही आप पढ़ेंगे, जो आप लूसेंट में उठाएंगे वो भी वही रहेगा। यानी कि जो आपका पानीपत का युद्ध है वो बुक के हिसाब से चेंज नहीं होगा कि कहीं 1526 में हो रहा है तो कहीं 27 में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वही चीजें होती हैं, बस क्या होता है कि कहीं कुछ डिटेल ज़्यादा होता है और कहीं थोड़ा शॉर्ट होता है। लेकिन आपको, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं प्यारे साथी, कैसे हमें परीक्षा में आंसर देना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, ऐसे ही मैं अब आपका एपिसोड नंबर 1 है, अगर इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा तो फिर मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, प्रश्न कह रहा है कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के कारण तथा परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे दोस्त, इसका आंसर लिखने से पहले हमें कैसे शुरुआत करनी है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर बाबर था कौन। तो प्यारे साथी, बाबर जो था आपका, आप ऐसे लिखेंगे कि बाबर एक चगतई तुर्क था, एक चगतई तुर्क था प्यारे साथी। अभी चगतई तुर्क क्या होता है प्यारे साथी, कि जैसे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण में होता है तिवारी जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी, पांडे जी, ऐसे होते हैं ना, उसी तरह प्यारे साथी जो तुर्क हैं, तुर्कों में कई शाखाएं हैं। वैसे आप देखेंगे मोहम्मद गौरी आपका संख बनी तुर्क था, ऐसे ही बाबर एक चगतई तुर्क था। यानी कि तुर्क का जो तुर्क जनजाति है उसकी एक शाखा है चगतई तुर्क प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है प्यारे दोस्त। तो आप लिख लीजिएगा कि इसका जन्म आप लिख सकते हैं 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था प्यारे साथी। फरगना में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में प्यारे साथी ये उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में है प्यारे साथी, उज्बेकिस्तान में स्थित है प्यारे साथी। जब इसका जन्म हुआ था तब तो ये तुर्किस्तान में था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है प्यारे साथी। तो बाबर के बारे में हमने इतना बेसिक डिटेल लिखी। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के कारण तथा परिणाम का वर्णन कीजिए। अब आपको एक एक पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, और जो लिखा रहा हूं एक पेज ले लीजिए और उसमें लिखते हुए चलिए। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो बाबर द्वारा भारत पर पहला आक्रमण होता है 1519 में प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा कि बाबर द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब होता है प्यारे साथी, तो 1519 ईस्वी में बाबर द्वारा भारत पर पहला आक्रमण होता है। और ये प्यारे साथी, अगर हम बात करें कि ये आक्रमण आपका कहाँ हुआ था, तो प्यारे दोस्त ये आक्रमण आपका होता है बाजोर तथा भेरागढ़ के किले पर। बाजोर तथा भेरागढ़ के किले पर प्यारे साथी बाबर करता है अपना पहला आक्रमण, बाजोर तथा भेरागढ़ के किले पर प्यारे साथी। मैं पूरा ऐसे पूरा नहीं लिखूंगा, आपको मैं बोलकर ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में इसे समझाते चलूंगा। एक बार आप समझ गए तो फिर अपने लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख सकते हैं प्यारे दोस्त। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो 1519 में बाबर पहला आक्रमण करता है भारत पर, जो होता है प्यारे साथी बाजोर तथा भेरागढ़ के किले पर। अगर मैं बात करूं कि ये 1519 में ये कौन सा आक्रमण था प्यारे साथी, तो ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था। भारत पर बाबर का पहला हमला कह सकते हैं या प्रथम आक्रमण कह सकते हैं प्यारे साथी, प्रथम आक्रमण था प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो इस अभियान में बाबर सफल होता है और खूब सारा धन यहां से प्राप्त करता है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो बाबर की एक आत्मकथा है, आप देखेंगे इनकी आत्मकथा का नाम है प्यारे साथी बाबरनामा, जो खुद
बाबर ने ही लिखी है प्यारे साथी, इसे तुजुक बाबरी भी कहते हैं। और प्यारे साथी ये जो बाबरनामा है ये बाबर ने स्वयं लिखी है। बाबरनामा में प्यारे साथी वर्णन मिलता है किस बात का आप देखेंगे तो बाबरनामा में बाबर ने खुद बताया है प्यारे साथी, खुद लिखा है कि बाजोर तथा भेरागढ़ के किले पर पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी कि बाबरनामा में उल्लेख मिलता है कि इसी युद्ध में प्यारे साथी बाबर ने पहली बार गोले बारूद तथा तोपों का प्रयोग किया था। गोले बारूद तथा तोपों का प्रयोग किया था प्यारे साथी। ये पहला युद्ध था जिसमें बाबर ने तोपों का, गोले बारूद का प्रयोग किया था प्यारे साथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले के युद्धों में इतना इन सब का प्रयोग नहीं होता था, तीर कमान द्वारा, तलवार द्वारा इन्हीं से युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप मध्यकालीन भारत अब पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर बंदूकों का, गोले बारूद का, तोपों का उपयोग बढ़ेगा प्यारे साथी। यानी कि युद्ध में नई तकनीकें आएंगी और लोग युद्ध जीतने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग भी करेंगे। तो प्यारे साथी ये पहला आक्रमण था भारत का बाबर पर, महत्वपूर्ण आक्रमण था कि बाबर ने पहली बार भारत में एंट्री की थी और भेरागढ़ के किले को जीता प्यारे साथी, वहां से खूब सारा धन प्राप्त किए। तो प्यारे दोस्त इसी में हमें पता चलता है कि इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार इन सब का प्रयोग किया था, गोले बारूद तथा तोपों का। अगर मैं बात करूं तो बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण प्यारे साथी 1520-21 में होता है। दूसरा आक्रमण करता है प्यारे साथी 1520-21 में, तो आप लिखिएगा 1520 से 21 के मध्य प्यारे साथी आपका बाबर करता है दूसरा आक्रमण इंडिया पर, यानी कि भारत पर प्यारे साथी। और ये आक्रमण होता है प्यारे साथी पंजाब तथा कश्मीर के क्षेत्र पर, पंजाब तथा कश्मीर के क्षेत्र पर, कश्मीर के क्षेत्र पर प्यारे साथी ये करता है अपना दूसरा आक्रमण। अब प्यारे साथी क्योंकि परीक्षा में कहा गया है, जो आपका ये प्रश्न है ये कह रहा है कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के कारण तथा परिणाम की भी व्याख्या कीजिए। यानी कि युद्धों के कारण भी हमें बताने हैं और परिणाम की व्याख्या भी करनी है। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें कि इन सारे युद्ध के कारण क्या थे तो उन कारणों के बारे में आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी कि जब भारत पर बाबर पहला आक्रमण करता है तो उस समय ये कहाँ का शासक होता है, तो ये काबुल कंधार क्षेत्र का शासक होता है। यानी जब ये पहले दो आक्रमण करता है प्यारे साथी तो उस समय बाबर कहाँ शासन कर रहा होता है, तो बाबर का शासन होता है मेरे प्यारे साथी काबुल तथा कंधार पर, काबुल तथा कंधार पर, काबुल तथा कंधार पर प्यारे साथी ये शासन करता है। और इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है प्यारे साथी काबुल। यानी इसने अपने राज्य की राजधानी क्या बनाई थी, काबुल बनाई थी प्यारे साथी। क्योंकि जब इसे आप, जब बाबर को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये प्यारे साथी जब वहां से फरगना से भागकर अफगानिस्तान में आक्रमण करता है और वहां पर प्यारे साथी काबुल कंधार को जीतता है, तो कई वर्षों तक ये यहीं पर ही शासन करता है और यहीं पर ही ये बादशाह की उपाधि भी धारण करता है। लेकिन क्या होता है प्यारे साथी, जो काबुल और कंधार है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है भारत पर हमला करने का प्यारे साथी। वो क्या रीजन है कि जो काबुल कंधार है प्यारे साथी, आप लिख सकते हैं भारत पर आक्रमण के कारण की बात करें अगर हम प्यारे साथी, भारत पर आक्रमण के कारण कि आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो प्यारे साथी भारत पर आक्रमण के कारण की बात करें तो कुछ प्रमुख कारण थे जिनके कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। प्यारे साथी पहला रीजन बड़ा ये है कि जो काबुल कंधार है प्यारे साथी ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। काबुल कंधार क्या है प्यारे साथी, पर्वतीय क्षेत्र है प्यारे दोस्त। अब पर्वतीय क्षेत्र है प्यारे साथी तो इसके लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र है प्यारे साथी जो आपका काबुल कंधार है, और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि फसलें कम उत्पादित होती हैं। अभी आप उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ पर हल्द्वानी, नैनीताल यहाँ पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम फसलें वहाँ पर उत्पादित होती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों पर फसलें ज़्यादा होती हैं और जो ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसमें फसलें नहीं होती। तो प्यारे साथी पर्वतीय क्षेत्र था तो पहला रीजन क्या था कि यहाँ की तो जनसंख्या कम थी। प्यारे साथी पहला रीजन क्या है कि जनसंख्या तो कम है यहाँ पर। दूसरा क्या है प्यारे साथी, उपजाऊ भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि नहीं थी, भूमि का ना होना प्यारे साथी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जब उपजाऊ भूमि नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी प्यारे साथी, तो प्यारे साथी आय में भी कमी होगी। यानी कि जो
आय की कमी, जो काबुल कंधार में बाबर को आय होती थी बहुत कम होती थी प्यारे साथी, उतने में ये अच्छे से शासन नहीं कर सकता था। तो ये सबसे बड़ा रीजन था प्यारे साथी कि बाबर को और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी और भारत पर वो आक्रमण करने के लिए सोचा प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी दूसरा रीजन क्या था कि जो अफगानिस्तान के उधर का एरिया था प्यारे साथी, वहां पर उज्बेकों का शासन था और बाबर जानता था कि उधर वह आक्रमण करके नहीं जीत सकता, तो उसके लिए एक ही रास्ता था कि वो भारत पर आक्रमण करे। तो दूसरा रीजन तो ये था प्यारे साथी कि जो काबुल कंधार के ऊपरी क्षेत्र थे प्यारे साथी, वहां पर शक्तिशाली वंशों का शासन था। और प्यारे साथी दिल्ली सल्तनत में तब इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, वो उतना ताकतवर नहीं था प्यारे साथी और उतना कुशल नेता भी नहीं था, एक अच्छा राजा भी नहीं था, शासक भी नहीं था। तो इसलिए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। और प्यारे साथी काबुल कंधार क्या है कि एकदम शुरुआती एरिया है और प्यारे साथी वहां से हमेशा तुर्क की तरफ से हमेशा ये खतरा रहता है कि बाह्य आक्रमण होते रहते हैं। तो प्यारे साथी हमेशा काबुल कंधार में जो शासन करेगा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा कि वहां पर हमेशा बाह्य आक्रमण का खतरा मंडराएगा। तो प्यारे साथी ये दूसरा रीजन ये भी था कि बाह्य आक्रमण का खतरा वहां मंडराता था प्यारे साथी, इसलिए इसे आगे बढ़ना पड़ा, खतरा मंडराता था प्यारे साथी। प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ जब बाबर यहाँ दोनों क्षेत्रों में आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करता है, तो प्यारे साथी उस समय अगर हम बात करें तो उस समय प्यारे साथी आपका जो पंजाब क्षेत्र होता है, पंजाब का सूबेदार होता है प्यारे साथी आपका कौन, तो पंजाब का सूबेदार होता है आपका दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी प्यारे साथी। और प्यारे साथी जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय आगरा पर प्यारे साथी किसका शासन होता है, आगरा, क्योंकि राजधानी थी प्यारे साथी, और आगरा पर रहता था प्यारे साथी आपका इब्राहिम लोधी, यहीं से आपका शासन करता था प्यारे साथी इब्राहिम लोधी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्यारे साथी दिल्ली पर, तो दिल्ली पर प्यारे साथी था आपका देखेंगे तो दिल्ली का सूबेदार एक था प्यारे साथी जो लोधी वंश के अंतर्गत कार्य करता था और जो इब्राहिम लोधी का चाचा था प्यारे साथी, जिसका नाम था आलम खां लोधी, आलम खां लोधी प्यारे साथी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्यारे साथी तो जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय जब वो पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां का सूबेदार होता है दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा होता है। और प्यारे साथी दिल्ली का सूबेदार भी आलम खां लोधी होता है, ये भी इब्राहिम लोधी का चाचा लगता है प्यारे साथी। और आगरा जो था, आगरा में शासन करता था प्यारे साथी इब्राहिम लोधी, वहीं से पूरी दिल्ली सल्तनत को वो कंट्रोल करता था, क्योंकि इब्राहिम लोधी की राजधानी क्या थी, आगरा थी, और राजधानी में ही राजा रहा करते थे प्यारे साथी। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें कि आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का अचानक ऐसे मन क्यों बना लिया, तो प्यारे साथी पहली बात तो मैंने यहां पर बता दी, क्योंकि वो कंधार और काबुल क्षेत्र का शासक था और वहां पर क्या था, पर्वतीय क्षेत्र था, तो वहां पर जनसंख्या की कमी थी, उपजाऊ भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि ना होने के कारण वहां हमेशा आय की तंगी होती थी, यानी कि उतना ज्यादा मात्रा में धन प्राप्त नहीं होता था, और जब तक धन नहीं प्राप्त होगा तब तक किसी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा और कोई भी राज्य खुशी नहीं रह सकता प्यारे साथी। इसके साथ साथ काबुल कंधार पर हमेशा प्यारे साथी बाह्य आक्रमणों का खतरा भी मंडराता रहता था प्यारे साथी, और पहाड़ी क्षेत्रों पर युद्ध करना भी कठिन होता है। तो प्यारे साथी क्या हुआ है कि बाबर पहले उधर फरगना में शासन करता था और जब यहाँ पर आया प्यारे साथी तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहना उसके लिए बहुत कठिनाइयों का काम था। और प्यारे साथी जब वो भारत की ओर बढ़ा और भारत पर उसने एक आक्रमण किए, फिर दूसरा जब आक्रमण किया तो उसे पता चला कि ये मैदानी क्षेत्र है, ये ज्यादा सही रहेगा मेरे शासन के लिए, यहीं पर मैं अपने वंश की स्थापना करूंगा और अच्छे से शासन करूंगा। तो यही कुछ रीजन्स थे जिससे भारत पर उसने आक्रमण किया। इसके साथ साथ एक रीजन और था प्यारे साथी कि जो आपका पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी, ये बिल्कुल भी इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करता था, वो नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर शासन करे प्यारे साथी। और इसके साथ साथ एक शासक और थे मेवाड़ के शासक, जिनका नाम था राणा सांगा प्यारे साथी। और राणा सांगा को भी क्या था कि राणा सांगा इब्राहिम लोधी से हमेशा जलन रखते थे, यानी कि एक तरह से दुश्मनी थी प्यारे साथी। तो उन्होंने सोचा, दौलत खां और राणा सांगा ने ये सोचा कि बाबर जो है प्यारे साथी आपका तैमूर का वंशज है और चंगेज खां का वंशज है। तो प्यारे साथी बाबर राणा सांगा ने सोचा कि बाबर जिस तरह तैमूर आए थे और भारत को लूट कर ले गए थे, उसी तरह बाबर भी है, क्योंकि उन्हीं का वंशज है, तो यहाँ पर आएगा, युद्ध करेगा और फिर धन लूट कर वापस चला जाएगा। और यही सोचकर प्यारे साथी राणा सांगा और दौलत खां लोधी बाबर को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इब्राहिम लोधी पर हमला कीजिए, उसे दिल्ली सल्तनत से हटाइए और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा प्यारे साथी। तो इन सब के बारे में अभी हम जानेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। प्यारे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर करा दूंगा, फिर आपको कहीं भी इस पर डाउट ना होने वाला है और बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें समझ भी जाएंगे। तो प्यारे साथी मैं इसे रेज करता हूँ और फिर हम बात करते हैं आगे कि किस तरह होता है आपका पहला
जो सबसे प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, और प्यारे साथियों उसके बारे में एकदम बेहतर तरीके से जानेंगे। प्यारे दोस्त, ऐसे ही कोशिश करनी है कि आप आंसर राइटिंग कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको ये टॉपिक समझा दूंगा अच्छे तरीके से, बाकी लिखना तो आपको ही है। आप कोशिश करिएगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी भाषा में लिखने को। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें, आप समझ लेंगे तो फिर आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, और आप रट के जाएंगे तो भूल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी, तो क्या होता है कि दौलत खां लोधी और राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करते हैं कि वो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करें। कौन दो शासक थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए प्यारे साथी? तो एक तो थे आपके प्यारे साथी राणा सांगा, जो आपके मेवाड़ के शासक थे प्यारे साथी, और दूसरे प्यारे साथी कौन थे? जो इब्राहिम लोधी का चाचा ही था, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। ये दोनों लोग प्यारे साथी क्या करते हैं? आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण किसे देते हैं प्यारे साथी? आमंत्रण देते हैं प्यारे साथी बाबर को कि वो भारत आए और भारत पर शासन कर रहे प्यारे साथी लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी पर क्या करे? हमला करे प्यारे साथी। इब्राहिम लोधी पर क्या करे? हमला करे। इब्राहिम लोधी पर प्यारे साथी क्या करे? हमला करे, या कह सकते हैं आप आक्रमण करे। इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करे। तो प्यारे साथी सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ रीजन तो मैंने आपको बता दिए थे कि आय कम थी और वहाँ पर बाह्य आक्रमणों का खतरा था, ये भी कारण थे। और एक कारण और भी हो गया कि जब वो मन ही बना रहा था भारत पर आक्रमण करने का, तभी प्यारे साथी राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने आमंत्रण उसको भेजा कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए और यहाँ पर शासन कर रहे लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए, और प्यारे साथी यहाँ से धन वन लूटकर फिर से वापस चले जाइए। यही इन्होंने सोचा था, इसलिए आमंत्रण दिया था। लेकिन फिर बाबर क्या करता है प्यारे साथी? आक्रमण करता है भारत पर, और प्यारे साथी होता है सबसे प्रमुख युद्ध जिससे भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। उस युद्ध का नाम है प्यारे साथी, उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। और प्यारे साथी ये युद्ध होता है आपका 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में प्यारे साथी होता है आपका सबसे प्रमुख युद्ध जो भारत के इतिहास को बदल देगा प्यारे साथी। और ये युद्ध होता है प्यारे साथी 1526 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम है प्यारे साथी पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध प्यारे साथी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है प्यारे साथी। इस युद्ध में अगर हम बात करें तो इस युद्ध में प्यारे साथी एक तरफ तो आपका होता है बाबर, और दूसरी तरफ प्यारे साथी आपके होते हैं क्या? इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी एक तरफ होते हैं प्यारे साथी, और एक तरफ आपका बाबर होता है प्यारे दोस्त। ये युद्ध बहुत ज़्यादा घमासान होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी प्यारे साथी। यानी कि संख्या की दृष्टि से इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से कई गुना बड़ी थी प्यारे साथी। बाबरनामा में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो इब्राहिम लोधी था इसकी सेना में प्यारे साथी 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख सैनिक लगभग थे प्यारे साथी, ऐसा बाबरनामा में उल्लेख भी मिलता है। और प्यारे साथी बाबर की सेना में केवल बताया गया है कि 12,000 व्यक्ति थे। वैसे तो इतना होना असंभव लगता है कि 12,000 लोग 1 लाख को वो परास्त कर दें, लेकिन बाबरनामा जो बाबर ने खुद लिखी है प्यारे साथी, उन्होंने बताया है कि मेरी सेना में 12,000 क्या थे? सैनिक थे प्यारे साथी, और इब्राहिम लोधी की सेना में क्या थे प्यारे साथी? 1 लाख सैनिक थे। लेकिन इसमें क्या खासियत थी बाबर की सेना में कि बाबर ने इस युद्ध में भी तोपों का प्रयोग किया था प्यारे साथी। आप देखेंगे तो प्यारे साथी बाबर ने इस युद्ध में पहला काम तो तोपों का प्रयोग किया था प्यारे साथी, और उसके लिए एक विधि का भी प्रयोग किया था जिसका नाम था प्यारे साथी कि तोपों को सजाने के लिए, तोपों को सजाने के लिए प्यारे दोस्त बाबर ने इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था प्यारे साथी। उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्यारे साथी तो उज्बेकों की तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था। उज्बेकों की तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था प्यारे साथी। युद्ध करने के लिए उज्बेकों की तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था मेरे प्यारे दोस्त। और प्यारे साथी इन्हीं 2 विधियों के द्वारा बाबर ने ये युद्ध बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत लिया था। तो प्यारे साथी इस संख्या में तो इब्राहिम लोधी की सेना ज़्यादा थी, परंतु प्रशिक्षित सेना बाबर की ज़्यादा थी और युद्ध कला में निपुण थी प्यारे साथी। इसके साथ साथ बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, यानी कि 2 गाड़ियां होती हैं उसके बीच में तोप रखी जाती है जिससे दुश्मनों से बचा जा सके और जल्दी से निशाना फिट करके यानी आक्रमण किया जा सके। इसके साथ साथ उज्बेकों की प्यारे साथी तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर क्या था कि अपने युद्धों के माध्यम से दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीखता था प्यारे साथी। जब बाबर उज्बेकों से हारता है सरेपुल के युद्ध में प्यारे साथी, तो वहीं पर वो सीखता है उज्बेकों की तुलगमा पद्धति के बारे में। इसमें क्या होता है प्यारे साथी कि मान लीजिए कोई सेना ऐसी है, मान लीजिए इब्राहिम लोधी की सेना है प्यारे साथी,
और इस सेना को प्यारे साथी कुछ इस तरीके से ये ऐसे तीन तरफों से क्या करते थे, घेर लेते थे और फिर आक्रमण करते थे। ये वाली होती थी आपकी बाबर की सेना और ये थी आपकी इब्राहिम लोदी की सेना। तो प्यारे साथी तुलगमा पद्धति का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। अर्धचंद्राकार टाइप की होती है ये प्यारे साथी पद्धति, और इससे युद्ध वो आसानी से जीत गया था। इसके साथ प्यारे साथी क्या हुआ कि इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। तो बाबर इस युद्ध में विजयी होता है प्यारे साथी, और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। और प्यारे दोस्त, इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है भारत पर। तो आप लिख सकते हैं कि भारत पर मुगल वंश की स्थापना इसी युद्ध के बाद हो जाती है। तो भारत पर मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर प्यारे साथी, और एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिससे भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ प्यारे साथी, ये युद्ध तो बाबर जीत गया, लेकिन उसकी समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बगल में ही उसका सबसे बड़ा शत्रु, यानी कि जब तक बाबर महाराणा सांगा को पराजित नहीं कर देता तब तक वह दिल्ली सल्तनत पर अच्छे से शासन नहीं कर सकता था। और महाराणा सांगा प्यारे साथी एक बहुत ही बहादुर इंसान थे और इनकी सेनाएं भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी प्यारे साथी। बाबर ने खुद कहा है बाबरनामा में कि इस पानीपत से ज्यादा प्यारे साथी जो प्रमुख युद्ध था वो था प्यारे साथी खानवा का युद्ध। और प्यारे साथी इसी के एक साल बाद होता है खानवा का युद्ध, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में माना जाता है प्यारे साथी। और ये कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था ये युद्ध प्यारे साथी, क्योंकि महाराणा सांगा एक प्रशिक्षित इंसान था प्यारे साथी, और अगर बाबर महाराणा सांगा को नहीं पराजित करता तो वो यहाँ पर अच्छे से शासन नहीं कर सकता था। और प्यारे साथी क्या हुआ था कि इस युद्ध में जब महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रण दिया था, लेकिन क्या जब पता चला महाराणा सांगा को ये पता चला कि बाबर यहाँ पर लूटने नहीं आया है, यहाँ पर शासन करने आया है, तो महाराणा सांगा ने इस युद्ध में बाबर की मदद नहीं की थी प्यारे साथी। और इससे बाबर बहुत क्रोधित भी था। उसने कहा कि बुला तो लिया तुम लोगों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन मेरी मदद नहीं की। तो प्यारे साथी क्या हुआ कि बाबर ने फिर इसी के एक साल बाद 1527 ईस्वी में प्यारे साथी बाबर आक्रमण करता है किस पर, तो आप देखेंगे 1527 ईस्वी में प्यारे साथी होता है आपका एक प्रमुख युद्ध जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध प्यारे साथी एक प्रमुख युद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में प्यारे साथी गिना जाता है। अगर हम बात करें तो इस युद्ध में प्यारे साथी एक तरफ आपका बाबर था और दूसरी तरफ प्यारे साथी हमारे महाराणा सांगा थे। एक बहुत ही बहादुर इंसान थे, परंतु इस युद्ध में उनकी पराजय होती है प्यारे साथी। महाराणा सांगा और बाबर प्यारे साथी इस युद्ध में आमने सामने होते हैं, और इस युद्ध में प्यारे साथी बाबर विजयी होता है और महाराणा सांगा पराजित होते हैं। कहा जाता है कि बाबर की सेना महाराणा सांगा की सेना की सिर्फ 1/3 भाग थी, यानी कि महाराणा सांगा की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन क्या था प्यारे साथी, बाबर की सेना में तोपों का प्रयोग किया गया था और इन सभी विधियों के द्वारा फिर से प्रयोग किया गया और इस युद्ध को आसानी से जीत लिया गया प्यारे साथी। टक्कर तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन इस युद्ध में प्यारे साथी अंततः बाबर विजयी हुआ। इसके पीछे ये भी रीजन था प्यारे साथी कि जब बाबर को ये पता चला कि महाराणा सांगा से उनका युद्ध होना है प्यारे साथी, बाबर जब महाराणा सांगा से युद्ध करने का ऐलान करता है तो उसकी सेना बहुत डर जाती है, क्योंकि महाराणा सांगा एक राजपूत थे और राजपूत बहुत ही ताकतवर होते हैं, और राजपूतों का नाम लेते ही मुगल सारे डर गए, जितने भी इनके सैनिक थे सबका आत्मबल डाउन हो गया। लेकिन यहीं पर प्यारे साथी बाबर करता है एक बहुत ही मोटिवेट करने वाला काम। प्यारे साथी इसमें बाबर ने क्या किया कि जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में क्या क्या था प्यारे साथी, बाबर ने क्या कहा था कि जिहाद का नारा दिया था प्यारे साथी। जिहाद में क्या होता है प्यारे साथी, एक धार्मिक शब्द है जिहाद। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि इसने कहा कि हम भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे। प्यारे दोस्त, इसने अपनी सेना से कहा कि हम सभी भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करने आए थे, और अगर आप सभी चाहते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हो तो इस युद्ध को प्यारे साथी युद्ध न समझकर धर्म युद्ध समझो। और प्यारे साथी जब भी कोई आपकी श्रद्धा के प्रति इतना उत्सुक कर देता है तो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा साहसी हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हम सभी कभी कोई बड़ा काम करने चलेंगे या कुछ उठाने चलेंगे तो कहेंगे जय बजरंगबली करके, या कोई आपसे कह दे कि भगवान का सहारा दे कि तुम कर लोगे तो तुम्हारे अंदर वैसे ही साहस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबर ने प्यारे साथी जो उनके इस्लाम धर्म का टर्म था जिहाद, उसका प्रयोग किया और प्यारे साथी अपनी सेना में आत्मविश्वास और साहस भरा। कहा कि अगर भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हो तुम सभी चाहते हो तो इस युद्ध को युद्ध मत समझना, धर्म युद्ध समझना, यानी कि एकदम डू एंड डाई वाली जो प्यारे साथी सिचुएशन होती है, करो या मरो, वही सिचुएशन बाबर ने कर दी थी कि या तो कर जाएंगे
और या तो मर जाएंगे प्यारे साथी। और क्या हुआ कि जब इतना साहस भर दिया तो सेना ने बहुत साहस से लड़ा और प्यारे साथी इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ प्यारे साथी। अब क्योंकि ये युद्ध 1 साल बाद ही हो गया था प्यारे साथी, तो महाराणा सांगा ने कुछ सीखा भी नहीं था इस युद्ध से। जो पिछला पानीपत का युद्ध था उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर किस तरह बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगर वो कुछ यहाँ से सीख लेते तो हो सकता था कि बाबर पराजित हो जाता। वैसे अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके बाद, तो इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर पहला युद्ध बाबर ने जीत लिया, ये पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद खानवा का युद्ध भी जीत लिया प्यारे साथी। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया था कि गाजी की उपाधि धारण की थी प्यारे साथी। तो इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था कि गाजी की उपाधि प्यारे साथी बाबर ने धारण की थी, उपाधि धारण की प्यारे साथी। तो ये भी हो गया प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे साथी 1528 में होता है एक तीसरा युद्ध प्यारे साथी। इस युद्ध को हम जानते हैं चंदेरी के युद्ध के नाम से प्यारे साथी। इसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध, और प्यारे साथी चंदेरी का युद्ध होता है मालवा के एक शासक जिनका नाम है प्यारे साथी, एक बहुत ही महान शासक थे मालवा के प्यारे साथी मेदिनी राय, और उनके विरुद्ध होता है बाबर का युद्ध प्यारे साथी। आप देखेंगे तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ प्यारे साथी बाबर होता है और दूसरी तरफ आपका मेदिनी राय होता है प्यारे साथी। मेदिनी राय जो आपका मालवा क्षेत्र का शासक होता है प्यारे साथी, कहाँ का, मालवा का शासक होता है। और प्यारे दोस्त इस युद्ध में फिर भी क्या होता है कि मेदिनी राय हार जाता है और बाबर विजयी हो जाता है। बाबर युद्धों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है और एक अच्छा प्यारे साथी युद्धों का नेतृत्व भी करता है। इसी के कारण वो लगातार युद्धों को जीतता ही जाता है और बेहतरीन तरीके से भारत पर सभी राजाओं को पराजित कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारतीय राजाओं की क्या थी, एक थोड़ा क्या थी कि कुछ रूल थे जिससे राजपूत होते थे कि निहत्थे पर वार नहीं करते थे, शाम हो गया तो वार नहीं करते थे, यानी कि एक साहस की तरह वो लड़ते थे। लेकिन मुगल जो थे वो प्यारे साथी वो कहते थे कि युद्ध में सब कुछ जारी है, यानी कि हर चीज कर सकते हैं, यानी कि वो धोखा भी दे देते थे, किसी को मिला भी लेते थे, यानी कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन भी करते थे। उनके लिए कोई मतलब नहीं था इन सब मान्यताओं का, और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय शासक क्या थे, पीछे हो जाते थे और हार जाते थे। जीता जीता युद्ध भी कभी कभी भारतीय शासक हार जाते थे क्योंकि वो अपने नियमों के विरुद्ध नहीं जाते थे, जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों के कारण ही भारतीय राजा कहीं ना कहीं हार जाते थे प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त इसे आप नोट कर लिए, फिर हम बात करते हैं आगे के युद्धों के बारे में। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा तबीयत खराब है आज तो बोलने में दिक्कत है, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे जो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था भारत का, और वो भी एक प्रमुख युद्ध है, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा। एकदम बेहतर तरीके से समझते हुए जाइए सारी चीज़ें। और वैसे आप सभी घबराइए मत, क्योंकि जो ये बाबर वाला टॉपिक है प्यारे साथी, ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, जिसमें मैं आपको एकदम शुरुआत से कि आखिर बाबर कौन था, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, इन सब के बारे में जो हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है उसे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर रोज बने रहिए। अब आपके लिए वीडियोस रोज आती रहेंगी प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर हो गया मालवा का युद्ध। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मालवा का युद्ध हुआ था इसमें प्यारे साथी बाबर विजयी हुआ, मेदिनी राय पराजित हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ प्यारे साथी कि मेदिनी राय की हत्या कर दी बाबर ने प्यारे साथी। और इसके बाद क्या हुआ कि मेदिनी राय की राजमहल की जितनी रानियां थीं या जितनी औरतें थीं उन लोगों ने क्या कर लिया था प्यारे साथी, आत्मदाह कर लिया था प्यारे साथी। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी प्यारे साथी, जिसे हम जौहर करना भी कहते हैं। तो यानी कि जब मेदिनी राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके महल की सारी औरतों ने जौहर कर लिया था। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं प्यारे साथी। इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने जो उसके सबसे बड़े शत्रु थे, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद राणा सांगा जो उसके सबसे कट्टर शत्रु थे प्यारे साथी। और इसके साथ साथ जब तक राणा सांगा मेवाड़ पर शासन करते, राजस्थान क्षेत्र पर शासन करते, तब तक बाबर अच्छे से शासन नहीं कर सकता था। तो उसने राणा सांगा को पराजित किया। फिर उसके बाद मेदिनी राय जो उसके रास्ते का एक कांटा था उसे भी हटाया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो प्यारे साथी इब्राहिम लोदी था उसके जो भतीजा था एक, जिसका नाम था महमूद लोदी, कहीं पर भतीजा मिलता है, कहीं पर चाचा मिलता है, भाई मिलता है, तो कोई भी हो, लेकिन उनका एक रिलेटिव था जिसका नाम था महमूद लोदी प्यारे साथी। वो कहीं ना कहीं बाबर के लिए रास्ते का कांटा था। जो अफगान शासक थे प्यारे साथी, अफगान लोग थे, वो बाबर के लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न करते हैं। आप आगे भी देखेंगे हुमायूं में फिर शेर खान आएगा, वो भी एक अफगान शासक रहेगा प्यारे साथी। और वो भी आगे आप देखेंगे तो मुगल वंश के लिए वो रास्ते का कांटा प्यारे साथी बनेंगे। और धीरे धीरे कर आप देखेंगे हुमायूं को एक समय क्या होगा कि पूरा दिल्ली सल्तनत उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि शेर खां आक्रमण कर जीत लेता है। तो प्यारे साथी अफगान कहीं ना कहीं अभी शक्तिशाली थे और कहीं ना कहीं बाबर के रास्ते का कांटा भी थे प्यारे साथी। और वो तैयारी भी कर रहे थे बाबर के विरुद्ध प्यारे साथी। तो 1529 में
होता है प्यारे साथी एक और युद्ध। बाबर जब तक जीवित रहा लगातार युद्ध ही करता रहा, आप देखेंगे। तो 1529 में प्यारे साथी होता है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध प्यारे साथी, इस युद्ध में क्या होता है कि ये युद्ध प्यारे साथी जल तथा थल दोनों में हुआ था। जल तथा थल दोनों में हुआ था प्यारे साथी, दोनों में हुआ था। इसलिए प्यारे दोस्त इस युद्ध को हम एम्फीबियन वार भी कहते हैं। एम्फीबियन वार भी कहते हैं प्यारे साथी। वार में होता है युद्ध एम्फीबियन में, यानी कि जो युद्ध जल तथा थल दोनों में होता है उसे हम एम्फीबियन वार भी कहते हैं प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इस युद्ध में एक तरफ तो थे आपके बाबर और दूसरी तरफ आपके थे प्यारे साथी महमूद लोदी, या आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि दूसरी तरफ आपका था अफगान सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। अफगान सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी प्यारे साथी। ये युद्ध भी बहुत भयंकर होता है प्यारे साथी और इसे घाघरा के युद्ध के नाम से जाना गया क्योंकि घाघरा नदी के तट पर हुआ था प्यारे साथी। ये जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया था प्यारे साथी, तो इसे एम्फीबियन वार भी कहते हैं। इस युद्ध में प्यारे साथी बाबर विजयी होता है और महमूद लोदी पराजित होता है प्यारे साथी। इस युद्ध में भी बाबर विजय प्राप्त करता है और वो अफगानों को कहीं ना कहीं शांत कर ले जाता है। ये अफगान फिर से शक्तिशाली होंगे, एक बार फिर सत्ता में आएंगे, लेकिन अभी क्या था कि अभी के लिए बाबर ने अफगानों को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी अफगान शासक बचे थे, वो आगे समस्या करेंगे। लेकिन प्यारे साथी ये युद्ध जो बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, इसे भी बाबर जीत जाता है और प्यारे साथी शासन करता है। इसके बाद आप देखेंगे 1529 में ये घाघरा का युद्ध करता है। फिर उसके बाद थोड़ा ही राहत मिली थी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है प्यारे साथी, और इसके बाद फिर इसका पुत्र हुमायूं बैठता है गद्दी पर। तो प्यारे साथी ये जो थे ये प्रमुख युद्ध थे बाबर के, जो बाबर ने भारत में लड़े थे और इसके प्रमुख युद्ध थे। उसके परिणाम भी हमने आपको बता दिए हैं बेहतरीन तरीके से, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गला सूख रहा है, तो कहीं कहीं शब्द अटक रहे हैं और थोड़ा तबीयत भी खराब थी, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अब हम निरंतर वीडियो बनाना कोशिश करेंगे और प्यारे साथी इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आई हो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।